मुंशी प्रेमचंद की कहानी क्षुद्र। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। बेटी गौरा बाग से पतिया बटोर कर लाती तो माँ गंगा भार झोंकती थी। इसे शेर भर अनाज मिल जाता तो दोनों खाकर सो पड़ती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह इसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरे घर नहीं बसाया और ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस बात को लेकर गांव के लोग पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबको मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर ये इतने आराम से कैसे रहती है। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी के लिए तैयार नहीं होता। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आए लेकिन कुछ हल नहीं निकला। गौरा सुंदर और सुशील थी लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उनकी निगाहें कभी ऊपर न उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वालों को शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतने सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरा उसकी माँ चिंता में घुलती जा रही थी। इधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नज़र में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी के खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते उसे रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा। वह लोगों से किसी कहार के घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देखकर गंगा बहुत खुश हुई। गंगा में उस परदेसी का नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था तभी उसकी निगाहें गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी जिसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया और वह झट से गौरा से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नज़र से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह के बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया था लेकिन वह गौरा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने बहनोई के साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मंगरू ने कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। बहनोई ने बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से न पूछा और न कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होती मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए लेकिन मंगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब होने पर भी गौरा उदास न थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताबें छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताबें
से कई भजन गाती थी। पहले गौरा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन के ढेरों बातें थी, जिसकी चर्चाएं वह गली मोहल्ले और औरतों के साथ करती थी। वह सभी को बताती थी कि मंदरू कितना अच्छा सहनशील है। तभी वहाँ मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसा कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब गौरा से यह सवाल किया कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरा मुस्कुरा कर कहती है कि अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरा सामने आ पहुँचेगी। सच कहूँ तो मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते, जरूर मंगरू और तेरी लड़ाई हुई है, तभी इसी तरह बिना बताए वह तुझे छोड़कर चला गया। गौरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं कहीं जाकर डूब मरूंगी। कई दिन के बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे मंगरू ने तुम्हें लेने भेजा है। यह सुनते ही गौरा खुशी से का ठिकाना न रहा। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतें से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे दी। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में भी अपनी माँ के अकेलापन भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेगी, सारा काम अकेले करना पड़ेगा, बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इस तरह उधेरे बुन में रास्ते कट गया। लगभग 3 दिन के बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पर पहुंची। गौरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफार्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैं आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मंगरू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसने मालूम न था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उनकी राह देखने के से कोई फ़ायदा नहीं है। गौरा बात मान गई और दोनों टांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखों इधर उधर चीज़ों को निहारने में लगी हुई थी। अचानक टांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने की थोड़ी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल की एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मंगरू का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और उस बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा, यहाँ वह किराए पर रहता है। कमरे में मंगरू को न पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोच पर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते देर शाम हो गई, लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता न था। गौरा का मन में फिर घबराने लगी। घना अंधेरा छा गया, परंतु कमरे में एक दीपक तक न था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता कि मंगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ा और दरवाज़ा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोला, ओ, अब क्यों नहीं आया? बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मंगरू का ट्रांसफ़र हो गया है,
मंगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उनका नया पता लेकर आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बैठा दूँ, फिर तुम अपने मंगरू के पास चली जाना। गौरा घबराकर बोली, जहाज में कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकल गई। बूढ़े ने उसे जहाज पर बैठाया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी देखकर गौरा का मन अजीब सा हो रहा था। अनजान जगह से मंगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेली बैठी स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? यह सुनते ही स्त्री की आंखें डबडबा गई। वह बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग ले जा रहा है वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री ने झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है, तुम किसके साथ यहाँ आई हो? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया है, मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिनकी एक आँख फूली हुई थी, वही? गौरा बोली, हाँ बहन वही। स्त्री बोली, बहन, वह उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे कि उनकी 7 पुश्ते को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब मैं जा रही हूँ मिस्र देश, वही मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। यह सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल न फूटे। वह सोचने लगी कि अब क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेली की याद आने लगी। कुछ क्षण के बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करे बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम होगा। यह कहते कहते वह जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के 3 साल में उसे पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी पा रही थी कि एक रोज़ पापी बूढ़ा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। मैं उसे के जाल में फंस गई और आज मेरी यह दुर्दशा है। इसने मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इसी बहरूपिया के बातों में फंस गई और इसके साथ चल दिए। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मैं होश में आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकी। जब अब बूढ़ा मुझे यहाँ से ले आया और जहाज पर छोड़ गया। स्त्री की बातें सुनकर गौरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई। मंगरू से मिलने का सपना एक झटके में टूट गया। गौरा को इस हालत में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब एक ही साथ रहेंगे। स्त्रियाँ कुछ न बोली। दोनों एक टक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कुछ घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरे। तट पर मौजूद एक आदमी ने सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा, वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई। न कुछ बोल पा रही थी और न ही पीछे से आवाज़ दे रहे
यात्रियों की बात सुन रही थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वह दृश्य था जिनके उसे उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्री के नाम लिख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि मंगरू था। गौरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया न दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी। गौरा लड़खड़ा गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो वो है जिसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारा पति है। अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गौरी बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया। मंगरू इन दोनों से दूर से अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारी जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी हुई मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर के बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गौरा के पास आया। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद किए और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल जाया गया। गौरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मंगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिन के इलाज के बाद मंगरू ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू के साथ छोड़कर अंग्रेज के पास जाना था। यह उसने मंजूर नहीं किया था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धारा बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखें के सामने अंधेरा छा गया। वह कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी जो कभी साथ नहीं रह पाए, अब वो दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे। कहानी से सीख। क्षुद्र कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नीयति नेक हो तो नियति आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।